थोड़ी ही देर में हम किमसार की ओर बढ़ रहे थे। ये गांव पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है और निस्संदेह इस क्षेत्र के सबसे सुंदर गांवों में से एक है। दोनों ओर फैले समतल खेत और बीच से गुजरती सड़क, दृश्य वाकई अद्भुत था। स्वागत है आपका प्रकृति और पहाड़ों की खूबसूरती से भरे एक नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम कोडिया किमसार मोटर मार्ग को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो रोमांच और खूबसूरती से भरपूर है। आपकी राय हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताइए कि आपको यह सफर कैसा लगा। ऋषिकेश बैराज से लेकर धारकोट गांव तक का वो रास्ता जो उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है, ये सिर्फ एक सड़क का सफर नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो इसी सड़क के किनारे अपना जीवन बुनते हैं। इस यात्रा में हम देखेंगे कैसे ये पहाड़ी रास्ते गांवों से और गांव लोगों के सपनों से जुड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह है ऋषिकेश या पशुलोक बैराज, गंगा नदी पर ऋषिकेश के दक्षिणी छोर पर बना एक अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार। वर्ष 1973 से 74 में निर्मित यह बैराज गंगा की प्रबल धारा को मोड़कर बिजली और सिंचाई दोनों के लिए जीवन रेखा बन चुका है। लगभग 320 मीटर लंबा यह बांध अपने भीतर 4 कैप्लन टरबाइन यूनिटों को समेटे हुए है, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 144 मेगावाट स्वच्छ जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसी बैराज से निकलने वाली नहर करीब 14 किलोमीटर लंबा सफर तय करते हुए चिल्ला पावर प्लांट तक पहुंचती है, जहां बहते जल की शक्ति को रोशनी में बदल दिया जाता है। यह पूरी व्यवस्था रन ऑफ द रिवर प्रणाली पर आधारित है, जहां न कोई विशाल झील है, न बांध के पीछे ठहरा हुआ जल, बस बहती हुई गंगा की वही प्राचीन जीवंत धारा जो सदियों से जीवन देती आई है, अब ऊर्जा भी दे रही है। अब हम बैराज से आगे निकल चुके हैं और चल पड़े हैं उसी नहर के किनारे जो बैराज पुल से कोडिया को जोड़ती है, जहां हर मोड़ पर गंगा के जल का सौंदर्य अपने अलग रंग दिखाता है। नीले आसमान के नीचे हरियाली से घिरी ये नहर जैसे शांत बहाव में कोई कहानी कह रही हो। जगह जगह वन विभाग ने यहाँ लोगों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए बोर्ड लगाए हैं, जिन पर लिखा है कि नहर में नहाने या उतरने की कोशिश न करें, ये खतरनाक क्षेत्र है। ये चेतावनी केवल एक बोर्ड नहीं, बल्कि उस नदी की गहराई का एहसास है, जो जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही शक्तिशाली भी है। अब हम पहुंच चुके हैं बीन नदी के पास। सामान्य समय में यह नदी शांत और स्थिर बहती है, मानो हर साल की कहानी वही पुरानी शांति लिए हुए हों। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, यह नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है। पानी की तेज धारा सड़क को पूरी तरह ढक देती है और गांवों को शहर से जोड़ने वाली जीवन रेखा टूट जाती है। लगभग 100 से अधिक गांवों के लोगों के मॉनसून के 3 महीने बिना सड़क संपर्क के गुजरते हैं, अपने संघर्ष, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों के साथ। वर्षों से ये लोग एक पुल की मांग करते आ रहे हैं, ताकि ये मार्ग कभी अवरुद्ध ना हो, ताकि उनके गांव शहर से जुड़े रहें। कागजों में बजट स्वीकृत हो चुका है, पर धरातल पर अब तक कोई निर्माण नहीं हुआ। यह सिर्फ एक पुल की कहानी नहीं है, ये उन गांवों के लोगों की उम्मीद, उनका धैर्य और उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद की कहानी है, जो हर वर्ष मॉनसून में दोहराई जाती है और न जाने कब तक दोहराई जाएगी। यह है कोडिया, जिसे स्थानीय लोग गंगा भोगपुर भी कहते हैं। राजाजी नेशनल पार्क की हरियाली और पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव 1962 में अस्तित्व में आया, जब कुछ परिवारों ने अपने पूर्वजों की भूमि के अनुरूप यहां बसने का साहसिक निर्णय लिया। आज भी यहां के लोग कृषि और पशुपालन के पारंपरिक तरीके अपनाते हैं और साथ ही नए रिजॉर्ट, योग केंद्र और पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से आधुनिक जीवन शैली को भी अपनाते हैं। घने जंगल, बहती नहरें, शांत पहाड़, ये गांव अपने हर दृश्य में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम पेश करता है। ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और प्रकृति के बीच संतुलन की कहानी है, जो हर मोड़ पर नई कहानी, नया अनुभव लेकर आती है। जैसे ही हम कोडिया को पार करते हैं, सामने दिखाई देती है एक जंगलत चौकी, जहां चौकस प्रहरी हर पल जंगल और इसके वन्य जीवों की सुरक्षा में लगे हैं। अब हम कदम रख चुके हैं राजाजी नेशनल पार्क में,
उत्तराखंड का विशाल टाइगर रिजर्व पार्क, जहां हरे भरे जंगल और शांत पहाड़ियां लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। ये सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि जीवन की गहराई और विविधता का घर है। यहाँ आप देख सकते हैं हाथी, हिरण, तेंदुआ, लोमड़ी और अनगिनत जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र और शांत जीवन जी रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया जो घने झाड़ियों में धीरे धीरे चलते हुए पत्तियां तोड़ रहे थे और चबाने में व्यस्त थे। उनका धीमा कदम और हल्की हल्की सरसराहट जंगल की सुकून भरी ध्वनि में मिश्रित हो रही थी। और जैसे ही हम और आगे बढ़े, हमें हिरणों का पूरा परिवार दिखाई दिया। छोटे बच्चे अपनी मां के पास रहते हुए शांति से घास चर रहे थे, जबकि बड़े हिरण अपने चारों ओर सावधानी से नजर रखते हुए जंगल की खूबसूरती में घुल रहे थे। उनका हर कदम और हर हल्की हिलचाल हमें इस जंगल की नाजुक संतुलन की याद दिला रही थी। हम ज्यादा देर वहीं रुक नहीं सकते थे, इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़े और थोड़ी ही दूरी पर सुअरों का झुंड अपनी मस्ती में व्यस्त था। पत्तियों और मिट्टी में खोजबीन करते हुए अपने जीवन के छोटे छोटे खेलों में मग्न थे। हाथियों की गरिमा, हिरणों की सुंदरता और सुअरों की मस्ती, ये सब मिलकर जंगल की जीवंतता, ऊर्जा और प्राकृतिक जादू को हमारे सामने जीवंत कर रहे थे। हर दृश्य हमें यह एहसास दिला रहा था कि यह सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति का अद्भुत संतुलन है। घने जंगल, बहती नहरें और शांत पहाड़, हर दृश्य, हर शोर और हर खिड़की हमें यह महसूस कराता है कि यहाँ प्रकृति और मानव जीवन का संतुलन कितना अद्भुत और नाजुक है। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर कदम पर एक नया अनुभव। यही है राजाजी नेशनल पार्क की असली जादुई दुनिया। इस सड़क पर चलते हुए हमें काफी समय लग गया। आप खुद देख सकते हैं, सड़क टूटी, गड्ढों और उबड़-खाबड़ मोड़ों से भरी, जो न सिर्फ सफर को मुश्किल बनाती है, बल्कि यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी गहरा असर डालती है। ये सड़क दशकों पहले कागजों में बन चुकी थी। योजनाएं बनाई गईं, बजट पास हुआ और आशाएं जगाई गईं, पर जमीनी हकीकत ने अक्सर इन वादों को पीछे छोड़ दिया। कई बार फंड जारी हुआ, कई बार टेंडर निकले और हर बार काम अधूरा रह गया। चुनाव के समय इस सड़क पर नेताओं को आसानी से देखा जा सकता है। वोट के लिए आते हैं, कैमरों के सामने तस्वीरें लेते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जीतने के बाद अक्सर 5 साल तक सड़क पर कोई सुधार नहीं होता, कोई काम दिखाई नहीं देता। यहाँ के लोग सीधे सादे और भरोसेमंद हैं। वे हर बार उम्मीद करते हैं, हर बार वोट देते हैं और हर बार उन्हें लगता है कि उन्हें धोखा दिया गया। सवाल उठता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यह केवल सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार की कहानी है, या हमारी जागरूकता और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही की कमी भी इसका हिस्सा है? ये सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, ये उम्मीद, संघर्ष और विश्वासघात की कहानी है, जो हर बजट और हर वादे के नीचे दब कर रह जाती है। और फिर भी लोग चलते रहते हैं अपने गांवों से शहर तक आने जाने के लिए, क्योंकि यही सड़क उनके जीवन की धड़कन है, उनकी आशाएं, उनकी मजबूरी और उनका संघर्ष। जंगल के अंत में जहां रास्ता गांव की सीमा को छूता है, वहीं स्थित है लोहा सिद्ध देवता का मंदिर। कहा जाता है ये सड़क के रक्षक देवता हैं। हर गुजरने वाला यात्री यहां रुककर सिर झुकाता है, क्योंकि माना जाता है इनकी कृपा से यात्रा सुरक्षित और मंगलमय होती है। लोहे का यह प्रतीक सिर्फ धातु नहीं, बल्कि शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। यहाँ की हवा में एक अनकही शांति है, मानो खुद देवता इस राह की रक्षा कर रहे हों। ज्यों ही हम लोहे सिद्ध जी की पवित्र भूमि को पार करते हैं, सामने खुलता है एक शांत, हरियाली से आच्छादित गांव, जहां हवा में श्रद्धा की सुगंध घुली है और पर्वतों की नीरवता में भक्ति की ध्वनि गूंजती है। यहीं गांव की सीमा में प्रवेश करते ही एक भव्य मंदिर दिखाई देता है, हनुमान जी का दिव्य धाम, जिसे अपने कर कौशल और आस्था से वरिष्ठ पत्रकार मंजीत नेगी जी ने स्वयं निर्मित कराया है। देश के सीमांत क्षेत्रों से लेकर
सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक अपनी निडर रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध मंजीत नेगी जी ने अपने कर्म के साथ साथ अपनी श्रद्धा को भी अमर कर दिया है। उनकी यह रचना केवल एक मंदिर नहीं बल्कि उनकी जड़ों से जुड़े होने का प्रतीक है। यह संदेश देती है कि सच्ची ऊंचाई वहीं है जहां विनम्रता और आस्था साथ चले। यह मंदिर आज भी गांव की आत्मा की तरह धड़कता है, हर आगंतुक को याद दिलाते हुए कि भक्ति और कर्म जब मिलते हैं तो साधारण भूमि भी पवित्र हो जाती है। और अब हम पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां शांति, सेवा और साधना एक साथ सांस लेती है। यह है जगत गुरु सेवा समिति आश्रम, जो प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां कदम रखते ही मन की सारी बेचैनियां जैसे ठहर जाती हैं। खास बात यह है कि यही सड़क जो हमें आगे के जंगलों और पहाड़ियों की ओर ले जाती है, इसी आश्रम के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह आश्रम न सिर्फ आध्यात्मिक साधना का केंद्र है बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और मानवता की भावना का भी जीवंत प्रतीक है। और शायद यही इस जगह की खूबसूरती है जहां विकास की डगर अध्यात्म की राह से होकर निकलती है। यहां ठहर कर एक एहसास होता है कि यह सफर केवल मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति तक लौटने का भी है। धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता संकरा था, मोड़ तीखे थे, पर दिल में एक ही तड़प थी, उस शिखर तक पहुंचना जहां से पूरी घाटी अपने सौंदर्य का रहस्य खोलती है। हर मोड़ के साथ हवा थोड़ी ठंडी होती जा रही थी और मन उतना ही निर्मल। फिर जैसे ही हमने उस ऊंचे शिखर को छुआ, क्षण भर को हवा भी ठहर गई और सामने प्रकट हुआ जगत गुरु सेवा समिति आश्रम। शांति और सादगी से ओतप्रोत वह आश्रम मानो पर्वतों की गोद में कोई ध्यानस्थ ऋषि बैठा हो, जिसकी निस्तब्धता में भी भक्ति की गूंज सुनाई देती है। इस ऊंचाई से जब नजर क्षितिज की ओर जाती है तो हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून की परछाइयां धुंध में ऐसे घुलती हैं जैसे किसी चित्रकार ने सपनों से कोई दृश्य रच दिया हो। हवा में गंगा तट की ठंडक घुली है, दूर कहीं मंदिर की घंटियों की धीमी गूंज और नीचे हरियाली की परतों में लिपटी घाटियां हो। यह दृश्य केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाने वाला है। यहां खड़े होकर मन स्वतः मौन हो जाता है, जैसे समय ठहर गया हो और बस प्रकृति अपनी सबसे सुंदर रचना हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हो। तो आइए एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और इस दिव्य दृश्य को अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि ऐसे क्षण जीवन में बहुत कम आते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। यहां इस ऊंचाई पर कुछ क्षण ठहरने के बाद लगभग 10 मिनट की उस दिव्य निस्तब्धता में डूबकर हम फिर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। सड़क धीरे धीरे पहाड़ी ढलानों के बीच घूमती है और कुछ ही देर में सामने आता है तल्ला बनास गांव, पर्वतीय अंचल का एक छोटा सा लेकिन जीवंत गांव, जहां हर घर मानो किसी चित्रकार की कूची से बना हो। पत्थरों की दीवारें, स्लेट की छतें और दरवाजों पर खिले गेंदा के फूल, ये सब मिलकर एक शांत आत्मीय दृश्य रचते हैं। तल्ला बनास का बाजार छोटा है लेकिन जीवन से भरा हुआ। यहाँ लोग मुस्कान के साथ आपका स्वागत करते हैं। चाय की दुकान से उठती भाप में और ताजी मिट्टी की खुशबू में एक अपनापन बसता है। हमने इस छोटी सी मार्केट को कुछ ही सेकंड में पार कर लिया, पर पीछे रह गई उसकी वह सादगी जो लंबे समय तक मन में गूंजती रही। यहाँ की हवा में पहाड़ों की ठंडक है और दिलों में गर्मजोशी। शायद यही संतुलन पहाड़ी जीवन की असली पहचान है। यह है कांडा खाल, इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध और जीवंत मार्केट। पहाड़ों की गोद में बसी यह जगह स्थानीय जीवन की धड़कन कही जा सकती है। सुबह होते ही यहाँ चहल पहल शुरू हो जाती है। दुकानों की कतारें, लोगों की आवाजें और मसालों की खुशबू माहौल को जीवंत बना देती हैं। यहाँ आपको हर जरूरत की चीज मिलती है, सुई से लेकर सब्बल तक। लोग यहाँ खरीदारी करते हैं, बातें करते हैं और अक्सर रुककर स्वादिष्ट पहाड़ी खाना भी खाते हैं। कांडा खाल सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ठहराव है।
जहां व्यापार के साथ साथ अपनापन और पहाड़ी संस्कृति की गर्माहट भी महसूस होती है। हम आगे बढ़ते गए। हमारी मंजिल अभी दूर थी, पर रास्ते का हर मोड़ एक नया अनुभव दे रहा था। पहाड़ों की गोद में बसे छोटे छोटे गांव रास्ते से झांकते नजर आ रहे थे। कुछ गांव तो सड़क से 1-2 किलोमीटर थे, जैसे भूमियां की सार आदि। दूर ढलानों पर फैले खेत, घरों की छतों से उठता धुआं और पहाड़ी हवा की ठंडक, ये सब मिलकर एक शांत और सुंदर दृश्य बना रहे थे। मगर हम सड़क के किनारे चल रहे थे, इसीलिए अपने कैमरे में केवल वही दृश्य कैद कर पा रहे थे जो सामने नजर आ रहे थे। यात्रा के हर कदम के साथ मन में एक ही भाव था, अभी और आगे जाना है, क्योंकि हमारी मंजिल हमें पुकार रही थी। हमने रास्ते में कुछ और गांवों को पार किया, जैसे मल्ला बनास। अफसोस की बात है कि गलती से हम उन्हें अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाए। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, समय कम था, इसीलिए हम आगे बढ़ते गए, चारों ओर फैले सुंदर और मनमोहक दृश्यों के साथ। थोड़ी ही देर में हम किमसार की ओर बढ़ रहे थे। ये गांव पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है और निस्संदेह इस क्षेत्र के सबसे सुंदर गांवों में से एक है। दोनों ओर फैले समतल खेत और बीच से गुजरती सड़क, दृश्य वाकई अद्भुत था। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये गांव इस पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक पसंद आया। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और खुला विस्तार मन को शांति देता है। आने वाले समय में यहाँ एक अच्छी बाजार विकसित होने की पूरी संभावना है, जो न केवल आसपास के गांवों के लिए सुविधा लाएगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। हम आगे बढ़ते गए। हमारी मंजिल अभी दूर थी, पर रास्ते का हर मोड़ एक नया अनुभव दे रहा था। किमसार से लगभग 1 किलोमीटर आगे हम पहुंचे ग्राम सभा रामजीवाला। ये गांव भी एक सुंदर स्थान पर बसा है और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। चारों ओर हरियाली, खेतों की कतारें और पहाड़ों की नीची ऊंची ढलानें इसे और भी मनोहारी बना रही थीं। गांव के दोनों ओर फैले समतल खेत और बीच से गुजरती सड़क इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। गांव के निवासी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं और यहाँ की संस्कृति में पारंपरिक पर्व, मेलों और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। ये गांव केवल एक स्थल नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की धरोहर, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत उदाहरण है। रामजीवाला को पार करने के बाद हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। हमारी मंजिल थी धारकोट गांव। रामजीवाला से लगभग 5 किलोमीटर आगे धीरे धीरे यह गांव हमारे सामने दिखाई देने लगा। धारकोट यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित है और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण गांव है। सेंसस 2011 धरकोट विलेज उत्तराखंड के अनुसार धारकोट गांव की जनसंख्या लगभग 443 है, जिसमें 124 परिवार निवास करते हैं। यहाँ की लिंगानुपात दर 1272 है, जो राज्य औसत से अधिक है। गांव में साक्षरता दर 70.38% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 93.9% और महिलाओं की 65.33% है। धारकोट का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। यहाँ की प्रमुख आजीविका कृषि है। धान, मक्का और गेहूं की खेती यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। एक गांव में पारंपरिक पर्व, मेलों और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। छोटे छोटे मंदिर और धार्मिक स्थल स्थानीय लोगों के लिए आस्था और सांस्कृतिक पहचान के केंद्र हैं। गांव की हरियाली, खेतों की कतारें और पहाड़ी दृश्यों के बीच गुजरती सड़क इसे और भी मनोहारी बना देती है। धारकोट न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, बल्कि यहाँ के ग्रामीण जीवन और संस्कृति के लिए भी खास है। हमारा यह सफर ऋषिकेश बैराज से शुरू होकर कांडाखाल, किमसार, रामजीवाला और अंततः धारकोट तक का था। रास्ते की कठिनाइयां, ऊबड़ खाबड़ सड़कें और सुविधाओं की कमी हमारे अनुभव का हिस्सा थीं, लेकिन इन गांवों के लोगों की जिंदा दिली और मेहनत ने हर कठिनाई को आसान बना दिया। यहाँ के लोग मेहनती, जिंदा दिल
और अपने परिश्रम से इस क्षेत्र को जीवंत बनाए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकारी ध्यान और सुविधाओं की कमी उन्हें पीछे छोड़ रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, विकास सीमित है और इसी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, अपनी जमीनें बेच रहे हैं और बेहतर अवसरों की तलाश में बाहर जा रहे हैं। सरकार और नेता यदि इस क्षेत्र की तरफ समय रहते ध्यान दें, उचित विकास और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, तो यहाँ के लोग अपने गांव में ही सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यही नहीं, ये उत्तराखंड की संस्कृति और ग्रामीण जीवन को भी बचाए रखेगा। यात्रा का हर मोड़ हमें सिखाता है कि जीवन की सुंदरता सरल चीजों में छुपी होती है और यही सुंदरता, ये गांव हमेशा हमारे दिल में बसते रहेंगे। अब समय है कि हम केवल देखने वाले न रहें, बल्कि उन लोगों के लिए कदम बढ़ाएं जो इस धरती को अपना घर मानते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई और आप उत्तराखंड के इन अद्भुत गांवों और उनके लोगों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी भागीदारी हमें और भी रोमांचक और सचित्र यात्रा अनुभव लाने के लिए प्रेरित करेगी।